हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग आ गए हैं भड़गांव। आज के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद आने वाला है। इसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर महासभा की एक बैठक है, जिसमें हम सभी उपस्थित हुए हैं और देखते हैं आज क्या क्या सीखने को यहाँ पर मिलता है और क्या निर्णय लिया जाएगा। वी कैन प्रोवाइड अपडेट टुडे। और मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि हम जहां लड़े हैं लोकसभा का चुनाव, वहां हम लगभग 1.5 लाख वोटों से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। आप मेरी रिकॉर्डिंग फाइनल चेक करवा लो। मैं कहते गया था कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। और मुझे भरोसा था कि जांजगीर चांपा के लोग हिम्मत जुटाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं जुटा पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे मन में कोई चुनावी बात नहीं, मेरे मन में कोई स्वागत की बात भी नहीं। मेरे मन में तकलीफ है कि मुझे आपके बीच बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं। आपने जो जिम्मेदारी देकर मुझे भेजा है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट का सेशन कब खत्म हुआ और कब सेशन खत्म हुआ, आज आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में है। मैं सुबह 4 बजे उठ के चला था कि मुझे आपके बीच में जाना। मेरा आपका वोट का रिश्ता नहीं है, मेरा आपका खून का रिश्ता है, मेरा आपका विचारों का रिश्ता है, मेरा आपका संघर्ष का रिश्ता है, मेरा आपका दर्द का रिश्ता है। और उस दर्द के रिश्ते के नाते आपका भाई यहाँ, मुझे यहाँ की घटना के बारे में पता लगा और आज मेरे माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हमारे लोग जानेंगे कि सतनामी क्या है। ये भी जानेंगे कि यहाँ जो हुआ वो कैसे हुआ, और ये भी जानेंगे कि आज के बाद जो यहाँ होगा उसके बाद क्या होगा, ये भी जानेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखें। पहले जानिए दुनिया में रहने वाले लोगों कि बहुत लंबे समय पहले गुरु घासीदास जी ने मन का एक समान, मानव मानव एक समान का नारा देके और टूटे हुए बिगड़े हुए समाज को जोड़ने के लिए इस सतनामी पंथ की नींव रखी। और ये ऐसा पंथ है जो सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है, जो सिर्फ प्रेम करता है, सम्मान करता है, जिनका झंडा भी सफेद रंग का है और सफेद रंग जो निशानी है वो अहिंसा की निशानी है, वो निशानी है भाईचारे की। तो छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा रहने वाला छत्तीसगढ़, जिसकी पहचान सतनामी समाज से है, वो सतनामी समाज जो अपने दम पे यहाँ जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ लड़कर और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसने देश में दुनिया में अपना झंडा बुलंद किया, अपना नाम कमाया, इस छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, यह है सतनामी समाज। और बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो एक दिन की घटना नहीं है। बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो बार बार जो हमारे जैसे स्तंभ को, हमारी आस्था को, हमारे सम्मान को जो अपमानित करने का काम किया, हमें पीड़ा देने का काम किया, जिसके बाद हमने ज्ञापन देकर सरकार से मांग की कि इसकी सीबीआई जांच करा दो, क्योंकि ये डेथ हमको नौजवान को काटना सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे किसी का दिमाग है, कोई षड्यंत्र है, कोई जानबूझ के किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है, ये सोची समझी साजिश है। लेकिन महीने भर के समय के बाद भी इतने बड़े समाज की आस्था को अपमानित होने दिया गया और 3-4 लोगों को पकड़ के, जिनको ये भी नहीं पता कि जैसे स्तंभ क्या होता है, सतनामी समाज क्या है, गुरु घासीदास के विचार क्या है, जो इस प्रदेश के रहने वाले भी नहीं है, उनको गिरफ्तार करके खाना पूर्ति करके जेल भेज दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी भावना आज करने के लिए। और मैं अपने सतनामी समाज को जानता हूँ, वो कभी हिंसा के रास्ते में नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कभी हिंसा का रास्ता क्या नहीं करता। अगर वो हिंसा का रास्ता क्या करने वाला समाज होता तो इनकी तरफ हाथ उठाने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता। मैं अपने समाज की बात को जानता हूँ, लेकिन ये तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये तो गुरु घासीदास को मानने वाले लोग हैं, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, ये तो मानव घासीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। ये कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते। ये तो किसी दिन इकट्ठा हुए थे, अपनी बात को कहने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इनकी भीड़ में इस असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र को हवा दी और इस समाज की आस्था को चोट पहुंचाते हुए और इस समाज को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में जिस तरह का षड्यंत्र किया और जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, सरकार ने उसकी तह में जाना सही नहीं समझा और सरकार ने कुरीतियों को दूर
पीट के, उनको जूतों से पीट के, उनको बेइज्जत करके उनके हाथ पैर तोड़ के जेल भेजा। और आज मेरे भाई, मेरा परिवार जेलों में सड़ रहा है। ये इस सरकार और इस सरकार के निगम में प्रशासन की देन है। क्या इस प्रशासन को नहीं पता? इनका एनआईयू का फेलियर है, इनके इंटेलिजेंस का फेलियर है, इनको नहीं पता था। आज तो इनको पता था कितने लोग आएंगे। आज तो जगह बैरिकेडिंग लगा दी, आज तो गाँव में अनाउंसमेंट करा दिया कि मुकदमे हो जाएंगे, जेल भेज के जाओगे। आज तो डराने का काम किया। एक महीना हमारे लोग आंदोलन करते रहे कि इसकी सीबीआई जांच करा दो। तब तो गहरी नींद में सो रहे थे कि हम नहीं जानते क्या हुआ, क्या बच्चे हैं, क्या दूध पीते बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि किस तरह आंदोलन को कुचला जाता है, किस तरह से जो है आंदोलन को बदनाम किया जाता है, किस तरह अपने गुंडे भीड़ में घुसाकर और सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं पे झूठे मुकदमे लगा के क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि डर जाएंगे? आपको क्या लगता है छिप जाएंगे? आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। याद रखना सरकार के लोगों, एक बार के बाद दोबारा नहीं मरता और एक बार के बाद दोबारा पैदा नहीं होता। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, बुजुर्ग तो नहीं हो, बहादुर लोग, क्या हो गया तुम्हें? किस बात से डर रहे हो? जेल तो क्रांतिकारियों का कहना होती है। और याद करो, ये मुल्क जब आजादी पाया तो कितने लोगों ने शहादत दी, कितने क्रांतिकारियों ने शहादत दी, कितने लोगों ने जेल का टिकट चीज से डर रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा उत्तर से कर आजाद, जिसने दिल्ली की तिहाड़ भी 2 बार काटी और 16 जेल काटी, जिसके शरीर में जितनी हड्डियां थी उतनी लाठियों से उसको पीटा गया, पैरों के नखून खींच दिए गए, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी में गैस कर दिया गया, फिर भी नहीं मरा। क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है, संघर्ष करने वाला अमर होता है और उसके जाने के बाद दुनिया उसको याद रखती है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े जी यहाँ नहीं है। वो बेचारे पहले उनको एक्सीडेंट हो गया, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची आपकी प्रार्थनाओं से, गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से। फिर उसको दोबारा से चोट लग गई। वो किसी तरह से, उसको पता था कि उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। वो निर्दोष व्यक्ति किसी तरह से यहाँ से चला गया, उसको पकड़ के ले गया। जिस दिन मैंने घोषणा करी कि मैं आने वाला, इनको पता था कि राजकुमार जांगड़े और भीम आर्मी के लोग यहाँ रहेंगे तो लाखों लोग जुटेंगे और आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। अभी मैं जब यहाँ आया तो मुझे बताया कि उसके पिताजी आए। ये राजकुमार जी के पिताजी हैं। ये सिर्फ राजकुमार के पिताजी नहीं, ये मेरे भी पिताजी हैं, चंद्रशेखर आजाद के भी, क्योंकि वो हमारा नेता है यहाँ। वो हमारे लिए, आपके लिए 24 घंटे 7 दिन खड़ा रहता है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। मेरा बहादुर सिपाही है। आज इनकी आंखों में आंसू देख के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही। मैंने इनसे भी कहा कि क्रांतिकारियों के पिता आंसू नहीं बहाते, ये उनके संघर्ष का भी अपमान होता है। याद करो शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी की सजा हुई थी तो उन्होंने अपने पिता को, उनके पिता ने एक लेटर लिखा था अंग्रेजों को कि उनकी सजा माफ कर दी जाए, तो वो अपने पिता से लड़ पड़े थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है मेरी जंग में कूदने का, मुझे अपमानित करने का। अंग्रेजों के सामने, जिनके सामने मैं प्राणों की बाजी लगा रहा हूं, उनके आगे झुकने का, गिड़गिड़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरे संघर्ष को कमजोर मत करो। मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं वचन देकर कहता हूं, मेरा वचन अटल है, याद रखना। मैं सरकार से कह रहा हूं, प्रशांत कराओ जेल बड़ी, छत्तीसगढ़ की जेल बड़ी कराओ। हम देखेंगे कितने लोगों को आप जेल भेजेंगे, हम आपकी हिम्मत देखने का काम करेंगे आप। और इसको आप आगे मत समझना। ये मेरी चेतावनी है सरकार को कि अगर वो खुर्दा नदी को उतर आई है, अगर वो तारा भाई को उतर आई है, अगर वो सरकारी समाज को कुचलने को उतर आई है, तो उसका जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आजाद है। करो मुकाबला, हम लोग तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मैं आज आया ये देखने के लिए क्या चल रहा है, तो मैंने देखा
गिरफ्तार किया गया। कितने निर्दोष लोग हैं किसी को नहीं पता। उसका उदाहरण है ये बहन बैठी है जिनके पति पत्रकार है। इनका नाम है उमा पुरेना, ग्राम कुसमी, थाना पलारी। इनके पति मीडिया में है। इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं। मीडिया के साथी भी देख ले। उन बेचारे पत्रकार को उठा के जेल में भेज दिया क्योंकि कोई इनकी सच्ची आवाज बाहर पहुंचा दे, कोई जो अन्याय हो उसको बाहर तक ना पहुंचा दे। इनको लगता है कि तुम यही बंद हो जाएगा, नहीं होगा बंद। ऐसी कितनी एप्लीकेशन मेरे पास है जो निर्दोष लोग हैं जिनको पकड़ के जेल में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार को ये लगता है कि ये जानवर हैं, गूंगे बहरे लोग हैं, ये गाय बैल बकरी है, इन पे जुल्म करो, लाठी बजाओ, इनकी खाद खींच लो, इनको जेल में ठूस दो, कोई नहीं पूछेगा। गिरफ्तारी कर रहे हैं। कानून ये है कि 24 घंटे के अंदर आपसे उनके परिवार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जिसके बच्चे को आपने गिरफ्तार किया है, जिस जेल में भेज रहे हो, आपको उनके परिवार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कुछ भी कर रहे हैं। मैं तो खाकी वर्दी वालों की लिए आवाज उठा रहा हूं कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी कर दो। इनको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, लेकिन आप भी सोचो, आपके भी परिवार हैं। जब आप पीड़ित होंगे तो चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ा होगा, खाकी वर्दी वालों मेरे भाइयों। लेकिन जब आप जुल्म करोगे तो ये सत्ता आपको नहीं बचा पाएगी। मेरी बात को याद रखना। सुप्रीम कोर्ट का खींच के लेकर मैं बताऊंगा किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। याद रखना मेरे लोगों, मैं वचन देकर कह रहा हूं, एक अधिकारी को भी छोड़ेंगे जिसने संविधान का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन किया। याद रखना, मरे हुए लोग नहीं है, सड़कों में नहीं है, पार्लियामेंट में भी है। और वचन देकर कहता हूं, जिस दिन दोबारा सदन चलेगा इसी महीने में, सबसे पहले यही मुद्दा सदन में उठेगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि ये जो वर्दी पहने लोग हैं, जो हमारी तनख्वाह, हमारे पैसे से तनख्वाह पाते हैं, इनको सरकार हम पे जुल्म करने के लिए क्यों यूज कर रही है? क्या कानून नहीं जानते हो? क्या आपको नहीं पता है कि जिन परिवारों के बच्चों को आपने उठाया इन्फॉर्म करना पड़ेगा? क्या आपको नहीं पता है कि निर्दोषों को जेल नहीं दे सकते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि जानबूझ के इतने बड़े समाज को नहीं कुचल सकते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं कुचल सकते हैं? क्या क्या नहीं पता? आपको सब पता है, लेकिन आप सत्ता के आगे कमजोर पड़ गए हो। मैं आपको बल देने के लिए आया हूं कि घबराओ मत पुलिस के साथियों, मैं आपके साथ हूं, ईमानदारी से काम करो। लेकिन याद रखो, आपके भी परिवार हैं। कल जब अपने बच्चों में जाओगे तो कैसे उनसे आके मिलाओगे? जब किसी गरीब के बच्चे को, निर्दोष को पीट पीट के जेल भेजोगे, कैसे आप मिलाओगे? सोचो, यही प्रदेश होगा। कल आपके बच्चे से कोई गलती हो जाए या ना भी गलती हो और उसके साथ ऐसा जुल्म हो, कैसे बर्दाश्त करोगे? आप भी तो पिता, क्या अपने बच्चों के होते जुल्म को बर्दाश्त कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। मेरे लोग ऐसा लगता कि उनका कोई वाली नहीं है, उनका कोई भाई नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। हो सकता है 36 के नेता आप लिख सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हम लोग आप नहीं लिख सकते। मेरी बात को याद रखना। आपको शायद नहीं पता कि जिन भीम आर्मी के लोगों को आपने बंद किया है, इसे 21 जुलाई में भीम आर्मी की स्थापना हुई थी। आपको नहीं पता? ये महीना हमारा है, ये हमारा महीना है। पिछले साल इसी महीने में हमने 5 लाख लोग दिल्ली में जुटाए थे, और इस बार भी अगर आप वापस करोगे तो 10 लाख लोग हम लोग दिल्ली में जुटाएंगे। जब आपके सम्माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। हम यहाँ से जब जाएंगे तो देश के गृह मंत्री जी को भी अवगत कराएंगे कि उनकी सरकार वहां क्या कर रही है, उनकी सरकार वहां किस तरह जुल्म कर रही है। और अगर वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो सर
सुनेंगे हमारी बात, क्योंकि हम भी हमारे आजाद समाज पार्टी को ताकत को जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिनके पास लोग होते हैं उनकी सुनवाई ताना साहब को भी करनी पड़ती है। आप ये बताओ, ऐसा क्या हुआ कि एसपी दफ्तर में आग लगी और सिर्फ आबकारी की फाइल चली? ऐसा क्या हुआ? बाहर आग नहीं लगी और अंदर आग लग गई। ऐसा तो नहीं कि दफ्तर में बैठ के कोई आदमी आग लगा रहा हो। ऐसा तो नहीं दफ्तर में बैठ के कोई आग लगा रहा हो, अपने किसी माफिया साथी को बता रहा हो, किसी की मदद कर रहा हो, किसी को जेल जाने से बचा रहा हो, किसी से कुछ सुविधा लाभ लेकर गरीबों के बच्चों को फंसा रहा हो। ऐसा तो नहीं है। कहाँ था इंटेलिजेंस, कहाँ था LIU, कहाँ थी पुलिस, कहाँ था प्रशासन? इतने लोग आए थे, क्यों नहीं बात करी? जिलाधिकारी मोर्चे पे क्यों नहीं पहुंचा? आज इतनी फोर्स लगाई है, अगर इतनी फोर्स उतनी लगाई होती तो पत्ता भी नहीं हिलता। और इतने लोग यहाँ हैं और पत्ता कहाँ हिल रहा है? इनमें से कौन ऐसा है जो किसी को बुरा कह रहा है? लेकिन बुरा तो उस दिन भी नहीं कह रहा था। ये तो सत्ता और पद की मिली भगत थी जिसमें मेरे लोग पिस गए, जो बेचारे गुरु घासीदास जी के सम्मान में, जो सतनामी समाज के सम्मान में गए थे, वो बेचारे पिस गए। और वो नौजवान पिस गया जो समाज को परिवार से भी बड़ा मानकर एक चोटी का जोड़ लगाकर पूरे प्रदेश में जुल्म जाति के खिलाफ लड़ रहा है। मैं समझता हूं क्योंकि हम सत्ता के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, इसलिए जानबूझ के हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए हमारे नेताओं को टारगेट किया गया है। विश्वास करो, सबसे ऊपर है कानून और कानून से ऊपर है संविधान। कोई संविधान से बाहर नहीं है। अगर मुख्यमंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा, और अगर गृह मंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा। सतनामी समाज था, सतनामी समाज है और सतनामी समाज अनंत अनंत तक रहेगा। मैं आज राज्यपाल जी से भी मिला था, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई घटना बड़ी चिंताजनक है, दफ्तर में आग लगी है। तो मैंने कहा तो आग लगाने वालों को गिरफ्तार करो, आग बुझाने वालों को गिरफ्तार मत करो। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जिसने आग लगाई है आप CBI जांच कराओ घटना की, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। लेकिन जिन लोगों ने अपने सम्मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जो वहां गए थे, उन लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालने का या उनको उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम मत करो। मैं उनको ज्ञापन दे के आया हूं और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? हम तुम इसलिए है, हम ये जुल्म इसलिए कह रहे हैं। मैंने वीडियो ट्वीट की थी, यही सब बहादुर लोग थे, अलग अलग वर्दी वाले लोग जो लातों से पीट रहे थे। वकील है, कितने मेडिकल है आपके पास? कितने लोगों को 307 लगाए? कितने लोगों को चोट आई? एक आदमी को चोट लगी, 10 आदमी को चोट लगी, 2 लोगों ने चोट मारी कि 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। और आप लोगों ने जो किया, आपकी वीडियो एविडेंस नहीं है क्या कि आप जूतों से पीट रहे, गिरा गिरा के लाठियों से पीट? आपको किसने दिया पीटने का? पुलिस का काम कितना करते होंगे? किसने अधिकार दिया? कौन सा एक्शन लिखा कि पुलिस पीटेगी? गुंडागर्दी करते? नाली मेरा फटे गुंडागर्दी
ऊपर भी एक अदालत है, उस कुदरत की अदालत जो सब देख रही है। आपके किए हुए कार्य उस कुदरत को दिखते। मैं आपसे नाराज नहीं, इसलिए क्योंकि पुलिस तो सरकार की होती है, मैं तो खुद से नाराज हूं कि हम यहाँ इतने ताकतवर नहीं है कि आपका ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके। हम यहाँ इतने ताकतवर नहीं कि आपको सस्पेंड कर सके। हम यहाँ इतने ताकतवर नहीं कि आपका जहां ताकतवर बने। आपको क्या लगता है कि हम हमेशा ऐसे रहेंगे? आपको क्या लगता है आपके लिए कदम हम भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम अपनी पीठ पे पड़ी लाठी को भूल सकते हैं, लेकिन अपने समाज की पीठ पे पड़ी लाठी को कभी नहीं भूल सकते। मेरी बात को आप याद रखना। हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं राजनीतिक रूप से। जब आपकी लाठियां हमारे खिलाफ होती हैं तो नहीं सोचती। आपके आदमी को तो पता लगा भाइयों, हमें तो मूछे रखने में मारा जाता, हमें तो घोड़ी में बैठने में मारा जाता। आपको तो पता लगा तो घायल हुए। मैं उनको भी सही मानता हूं, मगर हमें तो मार के लटकाया जाता है भाई। हमें तो मट्टी छूने में मारा जाता। हम किसे नहीं लड़ते? हम तो अपने मुल्क में जुल्म कर रहे हैं। करोड़ों की आबादी होने के बाद भी देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जुल्म कर रहे हैं। हमारी मौलिक होती है भाई, हमें मारा जाता है। दाढ़ी रखने पे, टोपी पहनने में मारा जाता है, हमें आवाज उठाने में मारा जाता है। हम नहीं लड़ते, संविधान पे भरोसा रखते। लड़ने वाले लोग होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती हमारे पंडाल में घुस जाते, आपकी संख्या नहीं रही। लेकिन आप जानते हो, क्योंकि लंबे समय से इनके नेताओं ने इनको ठगाया तो आप इनको बेसहारा मानते हो। लेकिन अब ये बेसहारा नहीं है। अब इन पे एक मजबूत आवाज है जो इनका नेता नहीं है, इनका भाई और इनका बेटा है, जो अपने प्राणों से बलिदान लगा देगा, लेकिन इनको कमजोर नहीं पड़ने देगा। मैं आपसे भी कहता हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इसे मेरी विनती मानो कि इस जुल्म को बंद कर दो। इसमें सबकी भलाई, और जिन निर्दोषों का आपने गिरफ्तार किया उनको छोड़ दो बिना शर्त के। इसमें सबकी भलाई, वरना फिर आंदोलन होंगे। और इस बार आंदोलन अगर छत्तीसगढ़ में हुआ तो उसका प्रचार करेगा चंद्रशेखर आजाद गाँव-गाँव घूमकर। इसका प्रचार करेगा भीम आर्मी का एक पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी का एक पदाधिकारी। क्योंकि लोकतंत्र में आप हमें नहीं रोक सकते हो अपनी आवाज उठाने से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सके किसी को खुश करने के लिए किसी पे जुल्म करना ये न्याय नहीं। न्याय का सिद्धांत तो ये कहता है कि 4 दोषी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप तो पहले से जज बन के जूते से मारते हो। हम तो वो हैं जो चमड़ा उतारना जानते हैं, उसका जूता बनाना जानते हैं। समय आने जो जूते से इलाज करना जानते हैं। हमें जूते से मारो। आपके जूतों के कपड़े देखेंगे, ये जूते भी हमारे लोगों द्वारा बनाए गए, चिंता मत करो। उतार दो हमारी खाल, हमारी खाल उतार दो। हमें जूतों से मारो, हमें लाठियों से मारो, हमारी खाल खींच के जेल में बंद कर दो। हमारे लोगों का भी जमीन मर गया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से समाज को भी आरक्षण में नौकरी कर रहे हैं। हमारे नेताओं का भी जमीन मर गया है, इसलिए मारो, जी भर के मारो। जब तक आपको और आपके नेताओं को फिर कुछ नहीं होता तब तक मारो। लेकिन याद रखना, समय बदलेगा। हम बदला नहीं लेंगे, हम बदलाव करेंगे। ऐसे सारे अधिकारियों से जिन्होंने गरीबों पे दुख हुआ उनकी नौकरियां छीन लेंगे, उनको बेसहारा कर देंगे, उनको मुकदमे में लगाकर जेल में भेजेंगे, उनको एहसास कराएंगे कि जुल्म करना किसको कहते
जुल्म करेंगे हमारा सच। सुनो दुनिया में रहने वाले लोगों, हम इस देश में सुरक्षित नहीं है। कब नहीं पता किसको गोली लेगी। मैं खुद इसका साथी हूँ, मुझे 4 गोली मारी गई। दुनिया में रहने वाले लोगों सुनो, हमें हमारे जुल्म देश में जानवरों की तरह मारा जा रहा है, क्योंकि हमारे नेताओं ने हमने धोखा कर दिया और शासन प्रशासन जो सत्ता में बैठे लोग हमें इंसान मानने को तैयार नहीं। मैं आपसे भी कहता हूं, कितने लोगों को जेल भेजेगी सरकार? जितना डरोगे उतना डरोगे, जितना डरोगे उतने सताए जाओगे। सामना करो, जाओ जेल के सामने जाके खड़े हो जाओ, जाओ थानों के सामने जाके खड़े हो जाओ और कहो कि हमें भेजो जेल। जब वो तुम्हारे भाइयों को जेल भेज रहे हैं तो तुम्हें भी जेल जाना चाहिए, घर में भी बैठना चाहिए। घर का एक बेटा अगर जेल चला गया तो दूसरे को तैयार होना चाहिए। आप सैनिक समझते हो, नहीं समझते हो? सीमा पर जब एक सा जवान शहीद होता है तो उस वीर जवान की मां ये नहीं कहती कि मेरा बेटा मर गया, वो कहती मेरा बेटा शहीद हुआ, उसने देश के लिए बलिदान दिया है। मैं चाहूंगी मेरा दूसरा बेटा भी देश के लिए संघर्ष करे और बलिदान देने की नौबत आए। सतनामी समाज के लोगों, क्या हो गया तुम्हें? तुम वो लोग हो जिन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया है, तुम्हारी बहादुरी को क्या हो गया है? जाओ जेलों के सामने चले जाओ, जाओ थानों के सामने चले जाओ, हाथ बांध के जाओ, किट करो, हमें गिरफ्तार भेजो जेल। जब आपके समाज को इस सरकार ने, इस प्रशासन ने, पुलिस ने विकलांग, कमजोर और निपटाने की तैयारी कर दी तो तुम अपनी बारी का इंतजार क्यों कर रहे? वैसे भी तो मरी रहे। अगर मरे तो समाज के लिए लड़ते मरे। क्या होगा? ये समाज वर्षों वर्षों तक याद रखेगा कि हमारे समाज में कोई बहादुर व्यक्ति पैदा हुआ था। जाओ उस मां से पूछो, ये जो बेटी है, ये हमारी छोटी बहन, ये उमा, मुख्यमंत्री जवाब दो। एक निर्दोष को जेल भेज दिया, इसका 1.5 साल का बच्चा है, किसके भरोसे भेजा है कि निर्दोष को जेल? ये काम में अपने घर को चलाएगी, ये किसके आगे हाथ फैलाएगी? ये कुर्सी में बैठ के इसलिए बैठे कुर्सी में, ये है आपका प्रेम सतनामी उसे, ये है आपका न्याय। इसका घर कैसे चलेगा? इसके बच्चे के सामान, उसके खाने का सामान, उसके पहनने के कपड़े, उसके और जरूरी सामान कहां से आएंगे? बताओ मुख्यमंत्री। नहीं दे पाओगे तुम लोग जवाब, क्योंकि तुम पे जवाब है ही नहीं। क्यों? मैं जान गया हूं कि किसी और को बचाने के लिए, अपने मित्र को बचाने के लिए, अपने माफिया साथियों को बचाने के लिए तुमने गठजोड़ किया। अगर वो ईमानदार तो कराओ घटना की सीबीआई जांच। अगर हमारे व्यक्ति ने अपराध किया होगा तो हम हाथ पकड़ के जेल भिजवाएंगे, और अगर किसी और ने अपराध किया होगा तो हमारे निर्दोष लोगों से माफी मांगना कि तुमने अपनी तानाशाही के चलते हमारे लोगों को जुर्म किया। अगर है हिम्मत, है न्याय करने की हिम्मत, तो कराओ सीबीआई जांच। हम लोग सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं कराते सीबीआई जांच तो हम ये मान लेंगे कि सत्ता और विपक्ष मिलकर हमें उजाड़ने में जुट गया। सत्ता और विपक्ष मिलकर हमें और हमारे पंथ को जबरदस्त करने के लिए लग गया, जो कि हो नहीं सकता। सतनामी है और जाएंगे। आपने आयोग बनाया कि 3 महीने में जांच रिपोर्ट देंगे, तो बिना जांच रिपोर्ट आए क्यों भेज रहे हो जेल? क्यों निर्दोषों को बलि चढ़ा रहे? ये अन्याय, और अन्याय करने वाले थे अन्याय सहने वाला दोषी होता। ये बाबा साहब ने कहा है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। करो भी मामले के लोगों पे जुल्म, जो बचे हुए जिनकी लिस्ट बनाई है तुम्हारे नेताओं ने दिए बना के, उनको
करेंगे तुमसे मुकाबला, और ऐसा मुकाबला करेंगे संख्या के आधार पर। ये आंदोलन तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। मेरी बात को आयोजनकर्ता किशोर नवरंगे को रिमांड के समय जिलाधीश कार्यालय में ले जाकर उग्र रूप में वीडियोग्राफ किया जा रहा था। पुलिस ने उन्हें थाना बलौदा बाजार रिमांड में रखा। जब रिमांड में रखा उस समय पुलिस द्वारा मारपीट व मानसिक प्रताड़ना में गाली गलौज गुरु घासीदास बाबा जी का अपमान व सतनामी समाज का अपमान किया जा रहा था। ये स्वीकार नहीं होगा भाई। अगर आप गुरु घासीदास का अपमान करोगे तो ये स्वीकार नहीं होगा। उक्त घटना को पुलिस द्वारा जिला कार्यालय में शाम के समय आयोजनकर्ता किशोर नवरंगे को ले जाकर उग्र रूप में करके पत्थर फेंकवाना, ये सबका वीडियो ग्राफ लिया जा रहा था। इसका मतलब सब कुछ प्लान किया गया है, सब कुछ तैयार किया गया है। जानबूझ के षड्यंत्र करके सतनामी समाज को देश और दुनिया में बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया है। इसलिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वो सीबीआई जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी होने दे। जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में निर्दोषों को बलि पर नहीं चला जा सकता। मैं जितने परिवारों के बच्चे जेलों में हैं, मैं उनको विश्वास दिला कहता हूं कि मुझे बस 10 दिन चाहिए, मैं देश भर में अपनी तैयारी करूंगा और अगला आंदोलन जो पिछली बार दिल्ली में हुआ था वो इस बार दिल्ली में नहीं होगा, वो छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ को पता लगनी चाहिए और वो आंदोलन भी अनिश्चितकालीन होगा। वो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये जुल्म खत्म नहीं होगा। आप यहां पहुंचे, किस तरह आपको डराया गया मैं जानता हूं। किस तरह बैरिकेडिंग लगा के नाम पते लिख के आपको कमजोर करने की साजिश रची गई, लेकिन यहीं से अंदाजा लगा लो प्रशासन और पुलिस के लोगों, इतने डराने के बाद भी अगर मेरी एक आवाज पे इतने हजार लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, तो जिस दिन मैं खुद यहाँ आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए प्रचार प्रसार करूंगा, उस दिन छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा आंदोलन होगा इस बात को समझो। हम तो जुल्म सहने के आदी हो गए, लेकिन मैं समझता हूं कि हर चीज का अंत होता है, इस जुल्म का भी अंत होगा। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं और पुलिस के साथियों से आग्रह करता हूं, कम से कम घर जाके खुद से सवाल करना। आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो आपके द्वारा किया जा रहा है क्या वो उचित है? मैं आप सबका जितने साथी यहाँ पहुंचे उनका धन्यवाद करता हूं और उनसे एक आग्रह करता हूं, जिस शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग आए थे उसी शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घर पहुंचना। और अगर कोई भी परेशानी आपको आए, कोई निर्दोष होते हुए पुलिस का कोई व्यक्ति आपको परेशान करे, तो आपके परिवार को तत्काल जिले में जिन लोगों के नंबर हम लोग कल तक देंगे उन लोगों को सूचित करना है। और मैं अपने वकील साथियों को कहूंगा अगर वो इसकी जिम्मेदारी उठा लें और अपने अपने नंबर दे दे। आपको परेशानी होगी क्योंकि बहुत फोन आएंगे आपके पास, लेकिन मैं आपकी बहादुरी की विधान देता हूं कि आप बिना स्वार्थ के
इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं इन वकील साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ। ध्यान से यहाँ जाओ। ऐसा नहीं है कि सब लोग टिकाऊ हैं, समाज में कुछ लोग टिकाऊ भी हैं। ये उनमें से एक टीम है। मैं आप सबसे कहूंगा कि कागज में अपने नंबर लिख के दे दो, तो मैं समाज को दे दूं। जहां भी कहीं गिरफ्तारी हुई हो और जिसकी भी जानकारी ना हो, वो तत्काल सूचित कर दे। 1 घंटे के बाद जिससे कि उनकी जानकारी इकट्ठा की जा सके, और अगर उनको चोट लगी है तो कोर्ट में जाकर हम जो है उनका मेडिकल करा के, और जिन्होंने ये पुलिस हो, सरकार के गुंडे हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिन्होंने हमारे भाइयों को चोट मारी है, उन पर मुकदमे दर्ज करवा के, आज तो मुकदमे तो दर्ज होंगे। मैं तो ये सोचता हूं कि आपको बचाया जाता हो, क्योंकि सत्ता भी बदलेगी और जो अपराध आपने किया उस पर अपराध अनुसार कार्रवाई भी होगी, मुकदमे भी दर्ज होंगे। तब आपको जवाब देना पड़ेगा। तब आप देखना कि आपके पक्ष में कौन खड़ा होता है। मैं आपका पूरा धन्यवाद करता हूं और बहादुर लोगों से कहता हूं, तैयार हो जाओ। छत्तीसगढ़ में मान सम्मान के लिए मैंने नारा तो सुना था कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, मैंने नारा तो सुना था, लेकिन मैं कहता हूं तैयार हो जाओ। आज से मैं बहुत जल्द आपको तारीख दूंगा। ऐतिहासिक आंदोलन होना चाहिए जिसकी गूंज देश और दुनिया में सुनाई दे। और मैं जाते ही कल या परसों में ही देश के गृह मंत्री जी से भी मिलने का काम करूंगा। जहां जो जुल्म हो रहा है उन्हीं की सरकार में ये उनके आगे रखने का काम करूंगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। फिर मैं उसकी तैयारी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप नंबर सुन लो, अपने फोन में नोट कर लो। जिनके परिवार के लोग जेल चले गए, जिनको जबरन जेल भेजने का प्रयास किया जाएगा या किया जा रहा है, जिनका पता नहीं लग रहा है, वो बोली तो लिखेगा, बोली दो। एडवोकेट प्रमोद कुमार नवरत्न, इनका नंबर है 8305 27 1924। दोबारा बताओ। एडवोकेट प्रमोद कुमार 8305 सेव करो एक वर्ड के 271924। प्रमोद कुमार सेव करना रही। अपने फोन में रख लो। दूसरा नंबर नोट करो। एडवोकेट किशन गेंदले 9174 47 51 21। ये ना 47 की बात करेंगे। दोबारा बताओ। ये यूपी वाली भाषा लगी होगी आप लोगों को, है? 917 44 75 121। 4475 121। अरे एडवोकेट पूरनचंद तोरिया 9301 66 4512। एक और नंबर है इनका, नोट कर लो। 62 64 90 96 45। 659296। एडवोकेट जसवंत कुमार नंबर नहीं लिखे सकते, तो धर है वही लिखे।